फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे, कल का टॉपिक मैंने बताया था कि हम क्या पढ़ाएंगे, कौन से सब्जेक्ट के हम आपको पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। सारी चीज़ मैंने आपको कल बताया था। मैं आपको बताना चाहूँगी आज का जो सब्जेक्ट होगा, आपको आज का जो टॉपिक होगा वो आपको सारे टॉपिक क्लियर किए जाएंगे कि आपको 9th-10th के लिए जो आपको पढ़ाया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा और चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताया जाएगा कितने चैप्टर हैं आपको पढ़ाया जाएगा, आज बताया जाएगा आपको। तो आपका पहला चैप्टर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर होगा आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। ये आपका पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर होगा आपका समाज एवं राष्ट्रवाद। समाज एवं राष्ट्रवाद। तीसरा चैप्टर होगा आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी साम्यता। तीसरा चैप्टर होगा आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चौथा चैप्टर होगा आपका भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। और पांचवा चैप्टर होगा आपका अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। ये आपका पांचवा चैप्टर होगा। छठा चैप्टर होगा आपका शहरीकरण एवं शहरी औद्योगिकरण। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां चैप्टर होगा व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार एवं भूमंडलीकरण। ये आपका सातवां चैप्टर होगा। आठवां चैप्टर होगा आपका प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये आपके 8 चैप्टर हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये आपके टॉपिक के नाम है। मैं आपको आज पढ़ाऊंगी
इतिहास के बारे में कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, कब से कब तक किसका काल चला है और इतिहास क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इतिहास है क्या, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या आप सबको पता है कि इतिहास क्या है? इतिहास हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों पढ़ते हैं हम इतिहास? ऐसा क्या हुआ है हमारे इतिहास में जिसे जानना हमारे लिए अनिवार्य होता है? क्या हमारे पूर्वज क्या करते थे, उसके बारे में अभी हमें जान के क्या फायदा मिलेगा? इस चीज के बारे में कभी जानने का कोशिश किया है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं। हमारे इतिहास में ऐसा भी कुछ घटनाएं हुए हैं जिसे हम दोबारा चाहते हैं कि हो, और कुछ ऐसी भी घटनाएं हुए हैं जो हम कभी नहीं चाहते कि हमारे जीवन में फिर ऐसा कभी घटित हो। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हम कभी नहीं चाहेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोबारा हो हमारे जीवन में घटित। वही चीज हमारे जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के लोग कैसे रहते थे उसके बारे में हम जानना जरूर चाहते हैं कि वहां के हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उसकी संस्कृति क्या थी, उसकी सभ्यता क्या थी। तो आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, इतिहास के कालखंड कब से कब तक रहा है। तो आज मैं आपको सारी चीजों के बारे में एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास इतिहास क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे इतिहास है क्या। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में जानना एक इतिहास है। इतिहास एक कहानी की तरह हम लोग पढ़ते हैं। बताना चाहूंगे स्टूडेंट्स, इतिहास का कालखंड 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका होगा पाषाण काल, उसके बाद होगा आपके जो इतिहास होते हैं वो आपको 3 कालखंडों में डिवाइड किए जाते हैं। आपका होता है प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक एंड मध्य। आपका होगा प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक एंड ऐतिहासिक। इन 3 कालखंडों में आपका जो इतिहास को डिवाइड किया गया है। कौन सा काल कितने दिनों तक चला है, उसका टाइम पीरियड क्या रहा है, मैं आपको एक एक चीज के बारे में भी बताऊंगी। तो बताना चाहूंगी आपका जो पहला होता है इतिहास का कालखंड, इतिहास आपका 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इतिहास को तो हम 3 कालखंड में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास, इतिहास जो है आपका ये 3 कालखंडों में विभाजित है। ये आपके 3 कालखंडों में विभाजित होगा। ये आपके 3 कालखंडों में विभाजित होगा। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। अब जो है आपके प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्राचीन इतिहास को जो 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये तो आपका टोटल इतिहास का हो गया, 3 कालखंडों में डिवाइड किया जाता है। अब जो आपका सिर्फ ये प्राचीन इतिहास है, सिर्फ ये प्राचीन इतिहास, इसको 3 कालखंडों में बांटा जाता है। सिर्फ आपका ये प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। आपका जो प्राचीन इतिहास है इसको 3 कालखंडों में बांटा जाएगा।
ये आपके 3 कालखंडों में बांटा जाएगा। इसमें आपको बांटा जाएगा प्रागैतिहासिक, 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 दूसरा होगा आपका आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, तीसरा होगा आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, यह आपके जो प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, आप जरूर सोचते होंगे कि प्रागैतिहासिक क्या है, आदि ऐतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक क्या है, प्रागैतिहासिक में क्या हुआ है, आदि ऐतिहासिक में क्या हुआ है और हमारे ऐतिहासिक में क्या हुआ है। तो बताना चाहूंगी हमारे पूर्वज द्वारा जो हम जानते हैं कि हमारे पिछले जो हमारे पूर्वज में क्या बीता है, हमारी पीढ़ियों के द्वारा हम कैसे जानते हैं। पहले तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता था, उसके बारे में फिर कैसे जाने कि हमारी कुछ सभ्यता भी थी, कुछ संस्कृति भी थी, जिसके बारे में हम कैसे जाने। वो दुनिया तो खत्म हो चुकी थी, तो फिर कैसे जाने उसके बारे में हम लोग। तो बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स आपको, इस जैसे प्रागैतिहासिक में इसमें आपको तो लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे, बट इसमें आपको लिखित तो मिलेंगे, बट ऐसा मिलेंगे कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा लिखित है। और आपके ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में आपको पुरातात्विक भी मिलेंगे और आपको लिखित भी मिलेंगे, जो कि आप पढ़ के और देख के हमारे इतिहास के बारे में जान पाते हैं कि हमारे पूर्वज द्वारा क्या किया गया है, हमारी सभ्यता को, संस्कृति को आप जान पाते हैं। इसमें आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। प्रागैतिहासिक में आपको पहला पॉइंट होता है कि इसमें आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। लिखित साक्ष्य लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। इसमें आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बट इसमें आपको लिखित साक्ष्य मिलेंगे। आदि ऐतिहासिक में आपको लिखित साक्ष्य तो मिलेंगे। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। उपलब्ध उपलब्ध है। और इसमें आपको लिखित मिलेंगे, लिखित साक्ष्य इसमें भी मिलेंगे। इसमें भी उपलब्ध है। उपलब्ध है। तो स्टूडेंट्स, आप सोचते होंगे अगर इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो हम कैसे इस काल के बारे में जान पाते हैं, और इस काल में कौन सी चीज को रखा गया है जिसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। तो इस काल में हम पुरातात्विक स्रोत के द्वारा जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक तात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इसके द्वारा जानते हैं। इसमें भी आपको मिलेंगे, बट ये आपको अपठित है। ये तो आपको इसमें लिखित साक्ष्य मिलेंगे ही नहीं। इसमें जो आपको लिखित साक्ष्य आदि ऐतिहासिक में मिल रहे हैं वो आपका अपठित है। दूसरा पॉइंट है आपका, ये अपठित है। अपठित है, ये आपका पढ़ा जा सका है। आपको जो ऐतिहासिक में मिलेंगे लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, बट इसमें पढ़ा भी जा सका है, पठित है। ये आपका पठित है। इसमें आपका तीसरा पॉइंट आता है आपके आदि ऐतिहासिक में। आपके आदि ऐतिहासिक में तीसरा पॉइंट आता है, इसमें भी आपको पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है। स्रोत उपलब्ध है, और इसमें भी आपको पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है।
उपलब्ध हैं। ये आपके हो गए इतिहास के जो कालक्रम है, आपके जो प्राचीन इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, वो मैंने आपको बताया कि कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से काल में आपको डिवाइड किया गया है और कौन कौन से काल में आपको क्या क्या चीज मिले हैं। तो इसमें जो बताना चाहूंगी आपको, जो प्राग ऐतिहासिक है, इसमें आपको लिखित साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, तो फिर कैसी जानकारी मिलेगी ये प्राग ऐतिहासिक है, इसमें कौन सी काल को रखा जाता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगी। इसमें आपको जो पुरातात्विक स्रोत है, तो अब बच्चों ये आपको जानने की उत्सुकता होगी कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत वो है जो सामग्री जो खुदाई के दौरान हमें मिली हैं, खुदाई के दौरान जो वहां पे मिले हैं वो आपका पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जैसे कि मनका, घड़ा, आपका ये सब चीज वहां से, हल, जुते हुए खेत के निशान, ये सब वहां से आपको, पकी हुई ईंट, सड़कें, नालियां, ये सब वहां से मिली हैं, ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं। और आपको बताना चाहूंगी इसमें तो आपका लिखित आगे ऐतिहासिक में आपका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, बट ये अपठित है। तो इसमें भी आप पुरातात्विक स्रोत के द्वारा जानते हैं कि आगे ऐतिहासिक में कौन से काल को रखा जाता है। मैं आपको ये सारी चीजें एक एक करके बताऊंगी। और आपका हो गया ऐतिहासिक काल, इसमें आपको लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है जो कि पठित भी है, और पुरातात्विक स्रोत है। ये इस काल के बारे में जानना और भी आसान हो गया, इस काल के बारे में जानना और भी आसान हो गया, ताकि क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और पुरातात्विक है, तो हम जो पुरातात्विक स्रोत थे उसको देखकर, जो और लिखित साक्ष्य मिले उसको पढ़कर ऐतिहासिक काल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमें मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, खंडों में बांटा गया था तो मैंने उसके बारे में आपको बताया। जैसे कि आपका इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और आपका ऐतिहासिक। तो आपका जो है प्राग ऐतिहासिक में आपको पाषाण काल को रखा जाता है, प्राग ऐतिहासिक। इस काल में आपको मैं बताऊंगी प्राग ऐतिहासिक के बारे में। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस काल में क्या किस चीज को रखा गया, इस काल में आपको पाषाण काल को रखा गया, इस काल में आपको पाषाण काल, पाषाण काल को रखा गया है, पाषाण काल को रखा गया है इस काल में। तो दोस्तों आप जानना चाहते होंगे कि पाषाण काल क्या है। पाषाण काल स्टोन एज मतलब पत्थर युग, इसको पाषाण काल कहते हैं। तो बताना चाहूंगे पाषाण काल में जो है आपको, पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में जो विभाजित किया गया है उसके बारे में आपको बताऊंगी। पहला होगा आपका पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। आपका होगा ये मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, और यह आपका होगा नव पाषाण, नव पाषाण। ये आपके 3 कालखंडों में आपके पाषाण काल को विभाजित किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सा ईस्वी कितने मतलब कितना इसका काल रहा है, कितने से कितने तक ये काल चला है आपका पूरा पाषाण, कितने से कितने से आपका कितने से कितने तक मध्य पाषाण चला है, और आपके कितने से कितने काल तक आपका नव पाषाण चला है। मैं आपको सारी चीज के बारे में एक एक करके बताऊंगी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या हमारे लिखने में कोई त्रुटि हो रही है तो कृपया हमें बताएं, और मैसेज कर, हमारे लिखने में कोई भी आपको त्रुटि लग रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हम आपको वहां पे हम अपने में सुधार करेंगे, क्योंकि हम भी पहली बार बोर्ड पे आए जैसे कि आप सबको पता है, तो हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा हमसे, तो कृपया कमेंट करें, हमें बताएं कि हमें कहाँ हमारी गलती हो रही है। ओके, तो आपका जो है पूरा पाषाण, इस काल का जो आप ये पूरा पाषाण जो आपका चला है ये आपका होगा प्रारंभ से, प्रारंभ से 1000 ईसा पूर्व,
ईसा पूर्व। यह आपका प्रारंभ से 1000 ईसा पूर्व तक चल रहा है। तो सर बच्चों आप जानना चाहते होंगे कि ईसा पूर्व अब क्या होता है। ईसा पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगी एक टॉपिक मैं आपको ईसा पूर्व के बारे में बता देती हूँ। ईसा पूर्व जैसे कि ईसा मसीह का जन्म था, ये ईसा मसीह का जन्म है। ये आपका घटता क्रम में रहता है। ये आपका जो है ना घटते क्रम में रहेगा। जैसे कि अगर ये आपका 900 है ना, ये 900 और ये आपका हो जाएगा 1000। ये आपका पहला था, ये दूसरा आपका 1000, ये आपका 1100, ऐसे करके ये चलता है। और ये आपका बढ़ते क्रम में चलेगा। जैसे 100 तो दूसरा चलेगा आपका 101, 102, 103, इस टाइप से चलता है। ये बढ़ते क्रम में चलता है, ये आपका घटते क्रम में चलता है। और ये आपका जो न्यूट्रल रहता है, ये ईसा मसीह के जन्म को माना जाता है। ये आपका शून्य होता है, ये पीरियड काल आपका शून्य होता है। ये आपका ईसा मसीह के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। और जो आपका ये आपका मध्य पाषाण काल चलेगा, आपको 1000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व तक चलेगा। 1000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व तक ये आपका चलेगा मध्य पाषाण काल। और आपका नव पाषाण काल चलेगा आपका 5500 से 3000 ईसा पूर्व तक। 5500 से 3000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ये आपका नव पाषाण चलता है। ये जो होता है आपका पूरा पाषाण काल का और आपका मध्य पाषाण काल का, निम्न पाषाण काल का, सॉरी नव पाषाण काल का आपका जो ये है टाइम पीरियड है कि कब से कब तक कौन सा काल चला है। तो अब मैं बताना चाहूंगी आपका जो है पूरा पाषाण जो है ये भी आपको 3 कालखंडों में डिवाइड किया जाता है। उसके बारे में आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरा पाषाण में क्या होता था, पूरा पाषाण में क्या होता था, मध्य पाषाण में क्या होता था और नव पाषाण में क्या होता था। तो पूरा पाषाण में जो होता है शिकारी एवं खाद्य संग्राहक होता है। शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। तो आप जैसे कि आप सभी जानना चाहते होंगे शिकारी एवं खाद्य संग्राहक मतलब शिकार करता था और अपने पेट पालने जैसा ऐसा कुछ होता था कि सिर्फ उसको खाने से मतलब होता था। जो खाने योग्य पदार्थ होता था उसको वो संग्रह करता था, जमा करता था, एकत्र करता था सिर्फ खाने योग्य। और आपका जो होता है आपका मध्य पाषाण काल में आपका दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आता है शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। इसमें भी होगा आपका सेम हो जाएगा। शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, इसमें भी आपका खाद्य संग्राहक एवं शिकारी एवं खाद्य संग्राहक होता है। शिकार करता था और खाने योग्य जो पदार्थ होता था उसको संग्रह करता था, एकत्र करके रखता था। आपका ये होता है। दूसरा होता है इसमें जो आपका नव पाषाण जब आया, नव पाषाण में आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपको खेती होती करने लगते हैं यहाँ के लोग और यहाँ जो होता है ना अन्न का उत्पादन होने लगता है। तो इसमें होगा अन्न का उत्पादन, अन्न का उत्पादन, अन्न का उत्पादन। और इसमें आपका हो जाएगा आपका भी आविष्कार आपका नव पाषाण में ही हुआ। आपका आविष्कार पहले तो यहाँ से जो होता है पूरा पाषाण में आपका यहाँ के जो लोग होते हैं वो कच्चा मांस खाते थे। जो भी होता था शिकार करके लाते थे वो कच्चा मांस खाते थे यहाँ के लोग। आपका मध्य पाषाण काल तक में ऐसा पीरियड चलता है। उसके बाद आपके नव पाषाण काल में होता है जो
यहाँ के लोग को आग के बारे में पता चलता है, आग जलता है, और यहाँ से फिर उसको जब एक बार जंगल में आग लगता है ना, किसी भी प्राकृतिक घटना के कारण से वहां पे जंगल में आग लग जाता है ना पाषाण में, वहां के बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। तो उसमें जो इन लोगों को तो सिर्फ खाने से होता था कि शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था, और उसमें जो होता है ना पाषाण में जब आग लगता है जंगलों में भयानक सी, उसमें बहुत सारे जानवर पक्षी मारे जाते हैं। तो उसको जब वो लोग खाते हैं तो इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट उसका लगता है। तो फिर उन्होंने आग का आविष्कार होता है ना पाषाण में, फिर वहां से वो खाद्यान्न को पकाकर खाना सीखते हैं वहां से। तो दोस्तों ये आपका बेसिक जानकारी था, जो आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी था कि आपका इतिहास में क्या होता है, किनके कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये आपकी बेसिक जानकारी थी, जिससे आपका अभी उतना आपको नहीं इससे प्रॉफिट होगा, बट बेसिक जानकारी होना चाहिए सभी को, इसलिए मैंने आपको बताया। कल से मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, जो क्या आपका पहला टॉपिक होगा आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। तो मैं आपको कल यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बताऊंगी। कल से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आपके जो गांव के बच्चे हैं, आपके जो साथ के बच्चे हैं, उसको भी आप थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि वो गांव से बिलोंग करते हैं। अगर आज के जनरेशन में अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। आज के जनरेशन में अभी के बच्चे घूमते हैं, गेम्स खेलते हैं, ये सब वगैरह वगैरह काम करते हैं, उसको पढ़ाई से कोई उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। बट आज की जनरेशन में अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, तो कल हो के आपका समाज में कोई भी इज्जत नहीं करेगा। ये आज का जनरेशन है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अच्छे मार्क्स लाना होगा, अच्छे से मेहनत करना होगा, बहुत सारे आपको मेहनत करके आपको पढ़ना होगा, आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा, आपका मम्मी पापा का नाम रोशन होगा। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आपके जो भी साथ के बच्चे हैं उससे अनुरोध कीजिए कि वो पढ़ाई करें। मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना मेहनत जारी रखिए। तो मैं आपको कल से टॉपिक पढ़ाऊंगी, आपका जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, मैं आपको कल से वो पढ़ाऊंगी। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।